अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। ईरान और इजराइल के दरमियान नाजरीन जंग बंदी तो हो गई है, मगर सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ये आर्जी है और क्या दोबारा जंग छिड़ सकती है। ईरान के साथ जंग करने का एक ही मकसद था और वो कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो इजराइल के लिए मिलिट्री ख़तरे के तौर पर बरकरार ना रहे। पर आज अमेरिका की अपनी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई, बल्कि सिर्फ चंद माह पीछे चली गई हैं। ताहम व्हाइट हाउस ने इस खबर को मुस्तरद करते हुए सदर ट्रंप के मौक़िफ़ को दोहराया है कि अमरीकी हमलों की वजह से ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो गई। नाज़रीन, मगर तेहरान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है और ईरान के सदर का कहना है कि इनका मुल्क जौहरी हथियारों का ख्वाहा नहीं है, लेकिन जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल में अपने जायज़ हकूक़ का दिफा जारी रखेगा और इसको मज़ीद तेज़ करेगा। दूसरी तरफ ईरान की पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दे दी है, क्योंकि IAEA ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की खुलकर मजम्मत नहीं की, बल्कि एजेंसी की एक रिपोर्ट जिसमें ईरान पर जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया था, ने इजराइल को हमले का जवाब फराहम किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जो कि DGISI भी हैं, इस वक्त चीन में मौजूद हैं, जहां वो SCO मुमालिक के एक इजलास में शरीक होंगे। इसी इजलास में शिरकत के लिए इंडिया के वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल भी चीन में मौजूद हैं। और ये पाक भारत जंग के बाद पहला मौका है कि दोनों मुल्कों के सीनियर रहनुमा किसी फोरम पर आमने सामने होंगे। अगरचे दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान कोई बाज़ाब्ता मुलाकात तो तय नहीं, मगर दोनों मुल्कों के दरमियान गैर रस्मी राब्ते का इम्कान मौजूद रहेगा, जिसके तहत क्या मामला देर पा अमन की तरफ जा सकते हैं और ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी कितनी नाजुक है और अगर कोई हतमी सेटलमेंट होती है तो पाकिस्तान का क्या किरदार होगा। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब, साबिक मशीर बराए कौमी सलामती, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा JUIF के सीनियर वकील हैं, और सीनियर वकील और सेनेटर अली ज़फ़र, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी जानिब हम चलते हैं, चूँकि आपके पड़ोस में ही ये जंग हुई। आपने इस जंग को कैसे देखा है और JUIF ने पाकिस्तान के रोल को कैसे देखा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के जंग के दरमियान? देखिए, एक बात तो तय है कि आप बावजूद हम मज़हब होने के किसी इस वक्त जो दुनिया की तकसीम है उसमें आप किसी की इस तरह से मदद नहीं कर सकते जिसे अमली मदद कहा जाए। मगर जहाँ तक इखलाकी मदद थी, सियासी मदद थी ईरान के हवाले से, उसमें कोई शक नहीं है। मीनवाइल हम मिले हैं ईरानी एम्बेसडर से और वो भी इस बात पे मशकूर थे, और ये पहला मौका था जिसमें ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान का शुक्रिया, ये नारे लगे हैं और ये नारे गूंजे हैं, और वहाँ की पार्लियामान के मेंबर्स ने ये नारे लगाए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस हवाले से तो हम ठीक थे। इससे कुछ और बढ़ा भी जा सकता था। आप उनको कोई इस तरह की मदद कर सकते थे, आप क्योंकि आप उनके साथ ज़मीन का राब्ता है आपका, तो वो मदद कर सकते थे। मेरा ख़्याल है कि कुछ खाने पीने की चीज़ें हो गई या कुछ और इस तरह के मामलात, गो के कुछ मदद की भी गई है इस हवाले से। कोई मिलिट्री हेल्प के, ह्यूमैनिटेरियन एड, मिलिट्री हेल्प की बात नहीं करता, वरना उस सूरत में तो आप फिर जंग में बराह रास्त शायद इन्वॉल्व हो जाते और इस वक्त आपके वज़न उठाने के काबिल नहीं है। वो कि थोड़ी बहुत मदद इस हवाले से हुई है कि उनके जो हाजी थे उनको जो है वो पाकिस्तान के रास्ते अकोमोडेट किया गया है मेरा ख्याल है, और कोई उनके हाजी या कुछ लोग जो है इस तरह से पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते से वापस भिजवाए गए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होंगे। पाकिस्तान का बहुत आइडियल किरदार आप ना भी कहें, मगर कोई बुरा किरदार इस हवाले से नहीं था। ठीक है। सेनेटर अली ज़फ़र साहब, आपकी जो पार्टी है सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन के अंदर, जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का कोई बुरा रोल नहीं रहा इस तनाव के दौरान, क्या आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान को ज़मीनी रास्ते के ज़रिए जो है ह्यूमैनिटेरियन इमदादी जो काम है वहाँ पे करने चाहिए थे ईरान के अंदर?
कोई भी मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जंग में इटसेल्फ शामिल हो जाए किसी राइट। मिलिट्री राइट। एड दे के, क्योंकि फिर वो खुद एक जंग में मुलविस हो निशाना बन जाता है। जाएगा, बिल्कुल। इसलिए पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है कि इन तीनों लेवल पे भरपूर मदद की, जो उन किरदार अदा करना चाहिए था किया। पाकिस्तानी कौम ने पूरी आवाज़ उठाई ईरान के लिए, हर जगह पे, हर फोरम पे। हर राइट। पॉलिटिकल पार्टी ने सियासी तौर पे ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया। जी। पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशंस पास की, राइट। सेनेट ने और नेशनल असेंबली ने, दोनों ने रेजोल्यूशंस पास की। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस में जो हमारा रोल था, क्योंकि हम सिक्योरिटी काउंसिल जी। के मेंबर तो हैं, वी डिड आवर हमने वहां बेस्ट। आवाज आपकी उठाई। राय ये है कि वी डिड आवर बेस्ट? वी डिड आवर बेस्ट। अब ठीक। इसमें इशू ये है कि इससे ज्यादा एक कौम कर भी नहीं सकती, और मैं इसको इसका क्रेडिट अपनी अगेन अपनी कौम को देता हूं, पाकिस्तानी कौम को देता हूं, जो हमेशा हक के साथ, इंसाफ के साथ खड़ी रही है, चाहे जो भी मुल्क के साथ नाइंसाफी हो। जी। हमने हमेशा आवाज जी। कानून और हक की की है। जी। लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ साहब, आप इस जंग बंदी को कैसे देख रहे हैं? क्या ये नाजुक जंग बंदी है? चूंकि एक तरफ से तेहरान कह रहा है कि हम जीत गए हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम मज़ीद तेज़ करेंगे। दूसरी तरफ ये इंटेलिजेंस, डिफेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है अमेरिका की तरफ से कि जी आपने उनकी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया, बल्कि 2-3 महीने बस पीछे कर दिया है। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि जी हमने उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इजराइल कह रहा है हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। सो डू यू थिंक कि ये जो जंग बंदी है ये एक बड़ी नाजुक मोड़ पे खड़ी हुई है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, जो पहला सवाल आपका था बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था। मैं अगर इजाज़त दें तो उसमें भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करूं। जी जी बिल्कुल। मैम, पाकिस्तान का रोल जो है ना, एक तो सबसे पहली बात है, जब भी कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें यू हैव टू बी मॉरली करेक्ट, फिर यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, और फिर यू हैव टू बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट। तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली बड़ा अच्छा मुस्बत रोल प्ले किया है। दूसरा, हमारे लिए एक और बहुत सेंसिटिव चीज़ है जो कि है बैलेंस्ड आउटलुक इन द मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट हैं और हमेशा ही कोई ना कोई फॉल्ट लाइंस हैं, डिविजन्स हैं। तो पाकिस्तान ने ये भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है कि बहुत ही बैलेंस्ड आउटलुक रखी है अपनी, दैट मीन्स बिलोंगिंग टू ऑल। जी। तीसरा इसका एंगल ये है कि एट द एंड ऑफ द वॉर जी। हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट के असरात हम तक पहुंचें। राइट। तो वो भी हमने बड़ा ही अच्छा इस चीज़ को दूर अंदेशी के साथ पाकिस्तान ने इसको हैंडल किया है। तो मैं तो ये कहूँगा वेल डन पाकिस्तान, जो तमाम मगर नासिर जंजुआ साहब, पाकिस्तान से वो पाकिस्तान ने पूरे जी किए। पाकिस्तान से तवक्कुआत क्या होंगी? चूँकि 2 घंटे से ज़्यादा मुलाकात हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की। कुछ ये भी कहा जा रहा था कि हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर दस्तखत किए जाएं, और अब पाकिस्तान से ये तवक्कुआत होंगी कि कोई जो पॉलिटिकल सेटलमेंट हो ईरान के साथ, तो पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे ईरान को पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ लाने के लिए। आपकी क्या राय है, चूँकि आप तो नेशनल सिक्योरिटी मामले को देखते हैं? जी जी, मैं ज़रूर इसको देखता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे फील्ड मार्शल से मिलना मिस्टर ट्रंप का ये बहुत सिग्निफिकेंट है, और बहुत ही एक सिंबॉलिक वैल्यू जो इसकी, जो वर्ल्ड वाइड एक मैसेज जाता है, वो बहुत ही वेटफुल है, वो बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात जो है, हम तब से बहुत सारी स्पेकुलेशंस में पड़े हुए हैं और हम अपनी क्यास आराइयाँ कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जो फील्ड मार्शल आसिम हैं उन्होंने भी कोई इस तरह की बातचीत नहीं की और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। तो
इसलिए बहुत ज़्यादा ये स्पेकुलेटिव एरिया बन गया है। कभी हम ईरान का साथ जोड़ते हैं, कभी हम बेसिस की बात करते हैं, अभी हम ये रोल की बात करते हैं। मेरे ख्याल में आप बिल्कुल इस चीज़ पे भरोसा रखें कि जो नेशनल इंटरेस्ट है पाकिस्तान का, वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को वही सुप्रीम है, और जो हम तमाम लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं वो उसी को लीड करते हैं, और कोई ऐसा काम नहीं है हो सकता जो कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। ठीक है जी। और अभी अगर ये जो आउटकम जो ईरान का है, इसमें भी हम कुछ जो पॉजिटिव रोल ही है वो ही प्ले करेंगे जी। तो जी अभी आपके सवाल की तरफ आए हम। जी सब मुख्तसर साहब, फिर मैंने आगे बढ़ना है। जी सीज फायर कितना देर पार होगा आपके लिहाज से, कितना नाजुक है? सीज फायर फ्रजाइल होता है हमेशा ही, और ज़्यादा फ्रजाइल उस वक्त हो जाता है जब दोनों तीनों साइड्स ये समझ रही हों कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अपने लिए प्लान किए थे वो पूरे नहीं हुए जी। तो मेरे ख्याल में इस सूरत में ईरान तो अपने आप को डिफेंड कर रहा था, इसको मज़ीद ऑफेंसिव करने की ज़रूरत नहीं है। यूएस और इजराइल ये फील करते हैं दैट दे हैव सफिशिएंटली डिग्रेडेड ईरान्स कैपेबिलिटी, और उन्होंने न्यूक्लियर भी तबाह कर दिया है। तो मेरे ख्याल में दिस विल गो ऑन, और उस वक्त तक जाएगा जब ये दोबारा बैठेंगे और फिर ये जब बार्गेन करेंगे तो एक एलिमेंट फ्रेजिलिटी का उस वक्त इसमें आएगा कि ईरान क्या चीज़ तस्लीम करता है और क्या नहीं करता। अच्छा ठीक। अब कामरान मुर्तज़ा साहब, जो नासिर जंजुआ साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वही सुप्रीम है, और इसीलिए सदर ट्रंप ने भी उनसे मुलाकात की। तो इसके अंदर जो आपकी सियासी गवर्नमेंट है उसकी क्या इनपुट थी फॉरेन पॉलिसी में, या होनी भी चाहिए? ये एक हाइब्रिड निज़ाम जो है वो चल रहा है। उस हाइब्रिड निज़ाम में जो है इसको प्रिंसिपली जो है ये दो कि ये इस वक्त मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर प्रिंसिपली जो है ना इसको जो है वो डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। ये जो कुछ हुआ है उससे एक तरफ इसका जो एज ए पॉलिटिकल वर्कर अगर मैं नतीजा निकालूँ तो ये है कि ये गवर्नमेंट उसको वाज़े तौर पे जो है उसको ये बता दिया गया है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप ये बिल्कुल कहीं पे स्टैंड नहीं करते, और ऐसा ही है यकीनन। वो गए हैं बोला। एक और इसमें ख़ास बात कि ट्रंप भी अपने प्रोटोकॉल से नीचे आए हैं, ये भी एक ख़ास बात है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो फिर आप एक और एंगल से इसको एग्जामिन करिए। अमेरिकन जो है वो कभी बग़ैर सबब के, बग़ैर मतलब के वो इस हद तक नहीं आते जी। आपको याद होगा कि वो मुशर्रफ के दौर में जो है वो पाकिस्तान का दौरा मिन्नतों के बावजूद जो है ना वो करने के लिए तैयार नहीं थे जी। तो फिर वही है कि फिर मिलाना दिया कुछ साकी ने इसमें सब कुछ, ये पता नहीं, अब मुझे नहीं पता। यानी कि उनकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन थी हमसे, कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन हमसे थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एक्सपेक्टेशंस थी, वरना जो है वो शायद उनको अपने ऑफिस से भी ये कहा गया हो कि एक आपका भी एक लेवल है, आप उस लेवल तक जो है ना वो आप प्रोटोकॉल के उस लेवल से नीचे नहीं जा सकते। मगर इसके बावजूद अगर वो गए हैं तो इसका मतलब है कि कोई एक्सपेक्टेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता। अच्छा, इधर अली ज़फ़र साहब, जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मैं एक डेमोक्रेट हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है कि फील्ड मार्शल जो हैं वो डायरेक्टली दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी यानी सदर ट्रंप से जाके मिलें। एक मैसेज जाता है सिविलियन गवर्नमेंट को कि जी वही लीड कर रहे हैं और आपकी कोई ख़ास हैसियत नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? हम तो बड़े अरसे से यही कह रहे हैं। हमारा तो पीटीआई का मौक़िफ़ यही है कि इस हुकूमत के पास ना इख्तियार है ना कोई इनके पास ताकत है। ये तो सिर्फ एक इलेक्शन फ्रॉड करके बैठे हैं और हुकूमत में एंजॉय कर रहे हैं। बाकी इनके पास कोई लेजिटिमेसी भी नहीं और कोई, जैसा मैंने कहा, ताकत या इख्तियार भी नहीं। तो वो तो अब जाहिर हो गया है, और मेरा ख्याल है अब उनके अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी इस चीज़ को मान लिया है। उनकी भी एक स्टेटमेंट आई थी और वो अब तो पहले मानते थे इस बात को हुकूमत वाले, रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड,
यानी जब जाती तौर पे जी। बात करते थे कैमरे के सामने नहीं, अब तो कैमरे के सामने भी मान रहे हैं और हकायक भी यही हैं, तो इसमें कोई हमें कोई मगर शक नहीं। पहले इसके अंदर पार्लियामेंट क्या रोल अदा कर सकती है? आप दोनों जो हैं सेनेट के अंदर हैं और आप तो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स में भी हैं अली जफर साहब। क्या आप मिलिट्री लीडरशिप से कोई ब्रीफिंग मांगेंगे कि जी हमें पता तो चले ये जो 2 घंटे से ज़ायद मुलाकात हुई है उसमें बातचीत क्या हुई है, या आपको कॉन्फिडेंस में लिया गया है? नहीं, अभी तक कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, बल्कि ये चीज़ रेज भी की है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया फॉरेन अफेयर्स कमेटी में कि बुलाया जाए और कम से कम ब्रीफिंग ली जाए कि उस मीटिंग में क्या हुआ, क्योंकि जिस तरह अभी जनरल साहब ने बताया या अपना तबसरा किया कि बहुत सारी, चूंकि कुछ पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या बातें हुई, तो और किस मौजू पे हुई और क्या उसमें गुफ्तगू थी, तो उसमें जो सेंसिटिव इश्यूज हैं वो बेशक साइड पे कर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल बात तो की जा सकती है, जनरल ब्रीफिंग दी जा सकती है। और वो ज़रूरी है ताकि खदशात जो लोग मुख्तलिफ किस्म के क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं जी। या बातचीत कर रहे हैं वो ख़त्म हो। ये हमेशा हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें इस तरह की मुलाकातें होती हैं जी। और अगर इमीडिएट उसका ना बताया जाए तो फिर वो मुख्तलिफ लोग रूमर अपनी मिल्स गो राय ऑन ओवर ड्राइव, वो आपने बात दुरुस्त रखते की। और जो बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि जो भी फॉरेन पॉलिसी के अहम फैसले हो रहे हैं उनको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कैसे मिलेगी, ये हम पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो तनाव खड़ा हुआ है उसके ऊपर, और उसके अंदर पाकिस्तान का क्या रोल होगा। अगर ईरान को एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ अमेरिका लेके आता है तो उसके अंदर पाकिस्तान का क्या रोल होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजवा साहब, ब्रेक से पहले अली जफ़र साहब ने एक बात की, फिर कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक बात की कि ये देखें जहाँ आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं और ये बड़ा क्लियर है कि इसको अब मिलिट्री लीड कर रही है, तो फिर इसको पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कैसे मिलेगी। और मैं ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं कि आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर उन्होंने 4 पॉइंट्स निकाले थे कश्मीर की सॉल्यूशन के लिए, मगर वो धरे के धरे ही रह गए और आपने एक्सपोज भी कर दी अपनी पोजीशन कश्मीर पे कि आपकी रेड लाइन कहाँ है, और फिर वो मामला उधर ही आ गया। तो जब तक पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो फिर आप जो है परमानेंट फैसले या जो देरपा अमन की तरफ फैसले वो कैसे करेंगे? मैं थोड़ी माजरत के साथ आपके साथ डिफर करूंगा। जी जी ज़रूर। फॉरेन पॉलिसी जो है वो मिलिट्री लीड नहीं कर रही। हाँ, इस वक्त चूंकि एक मिलिट्री सिचुएशन थी तो उसमें मिलिट्री का बड़ा एक रोल था, लेकिन आप देखिए कि पॉलिटिकल हायरार्की के ही कोऑर्डिनेशन में था, इस पाक अवाम की ख्वाहिशात का ही ताबे था। तो फ़ौज को बिल्कुल इस चीज़ का एहसास है। वो फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें अपनी रिकमेंडेशंस वगैरह ज़रूर दे देते हैं, क्योंकि सिचुएशन मिलिट्री जो है वो होती है। तो वो बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल उस तरह का इंटरफेयर नहीं करना चाहते, ना ही वो करते हैं, ना करेंगे। लेकिन सिचुएशन आप समझिएगा कि मिलिट्री की जब होती है तो वो उसमें जो फॉरेन ऑफिस है, उसमें जो हुकूमत है, वो ज़रूर उनकी इनपुट लेती है और फिर एक इम्प्रेशन यही चला जाता है जैसे मिलिट्री ही कर रही है। आई एम श्योर कि अभी भी जो भी कोई फैसला होगा वो पॉलिटिकल पैटर्नेज के साथ ही होगा। मगर ब्रीफिंग अभी तक सियासतदानों को नहीं दी गई कि एक्चुअली मुलाकातों में हुआ क्या है। ब्रीफिंग सियासतदानों, ना पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लिया गया ना काबीना को। अब ये नहीं पता वजीर आजम को लिया गया कि नहीं। देखिए मैम, कई दफा इवेंट्स इस तरह के हो जाते हैं कि वो ओवरटेक कर लेते हैं चीज़ों को। राइट। अभी वो वापस भी नहीं पहुंचे थे और ईरान और इजराइल और यूएस जिस तरीके से इन्वॉल्व हुए, ये इतने बड़े चीज़ें जो हैं ये दे बिकेम द प्रायोरिटी। तो आई एम श्योर कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये थोड़ा सा, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पता चलेंगी। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप देखिए समथिंग गुड एंड पॉजिटिव के देखें। आपके फील्ड मार्शल को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुलाया गया है। जी बिल्कुल। इसको दड़ाड़ों में खुद अपने आप को तकसीम ना करें ठीक कि जी पॉलिटिकल
सिस्टम को बता दिया गया है कि आप कुछ भी नहीं हैं, ये वो, इस तरह ना आप सोचें प्लीज। जी, और जी, चंद एक दिन इसको थोड़ा और देख लें, जी, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, आई एम श्योर। जी। कामरान मुर्तज़ा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजवा साहब की बात आपने सुनी कि अपने आप को आप तकसीम ना करें और इसको आप एक एज अ पॉजिटिव मूव ही देखें कि फील्ड मार्शल को जो है सदर ट्रंप ने बुलाया है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये क्या नॉर्मल है? सवाल ये है। तो अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर क्या है? फिर इसके बाद तो उसमें अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि जाना ही था तो उसमें कुछ थोड़ा सा जो है उसको कवर दिया जा सकता था। उस प्राइम मिनिस्टर चले जाते, यहाँ तो वैसे एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो चले जाते, आपका फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग होते, उसमें कोई मतलब थोड़ा सा जो है उसमें ऐसा वो होता कि जिसमें जो है कम से कम इस निज़ाम का जो अच्छा या बुरा जो कुछ भी है, इस निज़ाम का रख भी कोई कहीं ना कहीं पे बरकरार रहता तो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाता। बहरहाल अब ये आप तो ये चीज़ जो है ना वो रिवर्स नहीं, अब आप इससे नतीजे निकालते हैं। नतीजा एक निकलता है कि जी जैसे कि ये जो लोग इस वक्त हुकूमत में बज़ाहिर हैं वो इतने रेलेवेंट नहीं है, इवन दुनिया के ममालिक के लिए भी रेलेवेंट नहीं है, उनको भी जो है ना इस बात से कोई इशू नहीं है कि वो उनके साथ, ये बात पहले भी जो है ना ये मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर है कि मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर होके गया है। तो ठीक है, अगर इसी तरह से चलना है तो हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं। जी, मगर अली ज़फ़र साहब, एक ये भी तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान एक अपना किरदार अदा करेगा, क्योंकि अब देखिए जंग बंदी तो हो गई है मगर अमन की तरफ हम नहीं गए, अभी पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी है। इसके अंदर पाकिस्तान को कोई किरदार अदा करना चाहिए। आप तो फॉरेन रिलेशंस की कमेटी के अंदर हैं, सेनेट के अंदर, आप क्या तजवीज़ देंगे बीइंग इन द ऑपोजिशन? देखिए, बिल्कुल 100% इसमें कोई शक नहीं है कि अमन ही हमें चाहिए इस सारे इलाके में। और हम तो इस पाकिस्तान को ये देखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये सेटलमेंट होती है तो नया मुस्तकबिल में जो रास्ता निकलेगा, जो नया ईरान और पाकिस्तान की रिलेशनशिप या हमारी जो आपस में ताल्लुकात हैं उसमें जो बेहतरी आएगी वो किस फील्ड में सबसे ज़रूरी है। और वो कोई शक नहीं है कि ट्रेड की फील्ड में, यानी तजारत की जो फील्ड है, उसमें हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा, अगर ये पॉलिटिकल सेटलमेंट होती है तो बहुत बड़ा एक चेंज आने लगा है। क्योंकि आज तक आपने देखा जब से रेवोल्यूशन आई ईरान में, तब से सैंक्शंस लगी हुई हैं और बहुत सारे काम हम नहीं कर सके अपने नेबर के साथ, अपने हमसाये मुल्क ईरान के साथ। उनकी गैस पाइपलाइंस, उनकी पेट्रोल, उनका चीज़ों का आमदोफरोख्त, वो सारी जो है वो एक तरह से नहीं हो सकी सैंक्शंस की वजह से। अगर ये सियासी सेटलमेंट होती है तो सबसे पहली चीज़ जो खुलेगी वो है ट्रेड। और ट्रेड सबसे पहली जो खुलेगी वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान और ईरान की आपस में होगी। वो मेरा ख्याल है हमें उसकी तरफ गौर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर सेटलमेंट हो रही है तो ये सैंक्शंस के बगैर सेटलमेंट हो। और सैंक्शंस लिफ्ट होंगी तो फायदा इस पूरे रीजन का होगा और बिलखुसूस पाकिस्तान और ईरान दोनों ममालिक का होगा। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात कर दी है, चूँकि IPI पाइपलाइन भी जो है वो भी इन द पाइपलाइन है, फिर टैपी गैस पाइपलाइन की भी बात की जाती है। क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि जो अगला अमल होगा और अगर देरपा अमन कायम, देरपा जंगबंदी रही तो क्या ट्रेड के हवाले से ईरान को कुछ कंसेशंस दिए जाएंगे? इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने ये बात की कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत होती है तो क्या ईरान को कुछ कंसेशंस मिल सकते हैं? पाकिस्तान का क्या रोल होगा अगर अमेरिका ईरान को पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ लेके जाए? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजवा साहब, इस वक्त तो अमेरिका एक ही चीज़ चाह रहा है और वो ये है कि ईरान मुकम्मल तौर पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दे। नाउ इट्स अनलाइकली कि ईरान जैसा मुल्क इसको ख़त्म करेगा। फिर पॉलिटिकल सेटलमेंट को आप क्या देखते हैं? किस किस्म की पॉलिटिकल सेटलमेंट इमर्ज कर सकती है? उसके अंदर पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? डू यू एग्री विद व्हाट अली ज़फ़र इज सेइंग
कि जी हमें ट्रेड कंसेशंस की तरफ लेके जाना चाहिए अमेरिका को, कि जो सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट कर दें ईरान के ऊपर से? देखिए, अली ज़फ़र साहब की विज़न में भी ये चीज़ें हैं, हम सब की विज़न में ये चीज़ें हैं कि वी शुड बेनिफिट फ्रॉम ईरान, और वो प्रोग्रेशन और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छी होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जब यूएस, ईयू और वेस्ट और इज़राइल, और जब ये ईरान के साथ जब बातचीत शुरू करेंगे तो वो क्या चाहेंगे, वो जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स पॉलिटिकली मिलिटरीली उन्होंने रखे और उनको एग्जीक्यूट किया मिलिटरीली, अब अगर उसमें कोई कसर रह गई है तो वो इस बातचीत में वो अचीव करने की कोशिश करेंगे। मीनिंग देयर बाई कि वो ईरान को हमेशा के लिए डिनाई करेंगे कि वो कभी भी न्यूक्लियर पावर ना बन सके। तो जो पहले जो एग्रीमेंट एक था जो चल रहा था जी, मेरे ख्याल में वो उससे भी ज्यादा उसको नैरो कर दिया जाएगा, यानी उसका narrow base कर दिया 3.75% से भी कम। जी, वो जरूर वो इस तरीके से उसको कम करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अगर उसको जारी रखते तो इनके सारे शकूक थे ना, तो अब उससे नीचे लेके जाएंगे तो तभी बात बनेगी उनकी। मगर इज तो ईरान लाइकली टू अग्री टू दिस सर? देखिए, ईरान जो है वो एक नोशन ऑफ विक्ट्री में है, राइट, ऑफ कोर्स। बड़ा उन्होंने बाकमाल किरदार अदा किया है, तो मैं कुछ इस तरीके से बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी बात है कि ईरान को उन्होंने सफिशिएंटली डिग्रेड किया है। अगर आप ईरान का जो फॉरवर्ड पोस्चर था हमास का, हिजबुल्लाह का, होतीस का और खुद ईरान इटसेल्फ, तो ये अब वो वाला ईरान उस तरीके से नहीं है जो प्री वॉर था। तो ईरान को भी बड़ा सूझबूझ के तो आगे चलना पड़ेगा, और ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि वो टूथलेस हो जाएं, वो बारगेन होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बारगेन हो के तो ईरान की पोजीशन फिर क्या होती है, तो फिर हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि ईरान के साथ हमारा फ्यूचर रिलेशनशिप जो है वो कैसे डेवलप होगा, क्या पाइपलाइंस की इजाजत मिलेंगी नहीं, और इस तरह बाकी काम जो है वो तो कैसे कामरान मुर्तज़ा साहब, एक तरह से जंजुआ साहब ने बड़ी क्लियरली कह दिया कि इस वक्त जो फोकस होगा वेस्टर्न पावर्स का वो इस पे होगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। जो 3.75% उन्होंने पहले अलाउ किया था उससे भी कम कर दिया जाए, तो ट्रेड तो बड़ी दूर की बात है। अब पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए? आप तो बलोचिस्तान में बैठे हैं, बलोच वॉइस बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को क्या बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए या इसमें कोई किरदार अदा करना चाहिए? 2 घंटे से ज़्यादा तो मुलाकात हुई है ना। उसमें एक बात तो ये तय है कि ईरान ख़ुद जो है बॉटम लाइन पे इस हद तक आ गया है कि हमारा प्रोग्राम जो है पुरअमन मुकासद के लिए है। अब ये बॉटम लाइन है। अब इससे आगे तो वो ख़ुद भी नहीं शायद जाना चाहेंगे। अब वो उसकी ग्रेडेशन क्या होगी ये तो बाद की बात है, ये फिर टेक्निकल बात है, इसको वो देखेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि ये ईरान में जो जश्न, इस हवाले से हम बड़े खुशफहम लोग हैं, हम खामखा जश्न मनाने लग जाते हैं। और ठीक है, उन्होंने एक अच्छा रेजिस्ट किया, उन्होंने एक ठीक मौके पे जो है वो सीज़ फायर भी हो गया, मगर बहरहाल जो है वो फैक्ट्स और फैक्ट्स, और उसमें कोई जश्न मनाने वाली बात नहीं है। सियासी तौर पे ठीक उन्होंने किया होगा कि अपने लोगों को थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए, वरना जो है वो कंसेशंस जो है यकीनन जो कल थे उससे जो है ईरान को मज़ीद नीचे आना पड़ेगा, यही जो है हकीकत है। और इस हवाले से कुछ मकासद यकीनन जो है अमेरिका ने हासिल कर ली है। जी अली ज़फ़र साहब, आपसे आपने बात सुन ली है जंजुआ साहब की, कामरान मुर्तज़ा साहब की, तो इस वक्त ईरान विल हैव टू फेस वेरी हार्ड रियलिटीज़। दे आर नॉट गोइंग टू गो टुवर्ड्स ट्रेड और लिफ्टिंग सैंक्शंस। देखिए, ये तो बार्गेन होगा, और मैं ख्याल है ईरान को इस वक्त बार्गेन करना पड़ेगा।
जहाँ तक तो इशू है न्यूक्लियर वॉरहेड्स का या न्यूक्लियर डेवलपमेंट कोई एटॉमिक, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई शक नहीं है कि वो कम से कम पहले प्रोग्राम को और मजबूत करके ही कोई एग्रीमेंट होगी, और वो शायद करनी पड़ेगी। जो पहले एग्रीमेंट की थी पुरअमन कंसेशंस, जो पुरअमन जो प्रोसेस है, उसको तो मेरा ख्याल है कंप्लीटली खत्म नहीं किया जाएगा। राइट। लेकिन हाँ, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। लेकिन मसला यहाँ आएगा, मेरा ख्याल है जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा अगर डिमांड करना ये शुरू कर दिया उन्होंने कि आपने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो आपने डेवलप की है वो खत्म वो कर भी आप खत्म। यहाँ पे मेरा ख्याल है हमारे जितने भी पैनलिस्ट थे उनका ये कहना था कि देरपा अमन तो के सभी ख्वाह हैं, मगर अब जो पॉलिटिकल सेटलमेंट होगी उसके लिए ईरान को कुछ हार्श रियलिटीज़ फेस करनी होंगी। उसके अंदर पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस वक्त इसकी ज़रूरत है कि पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। जो भी फॉरेन पॉलिसी के मामलात के ऊपर मज़ीद पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है उसको कम से कम जो पार्लियामेंट है उसको आप कॉन्फिडेंस में भी लें और उसको एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी भी दिए। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।